किसी भी देश को किसी भी सीक्रेट सर्विस की ज़रूरत क्यों होती है? बहिर्जी नाईक उनका ही वॉज रनिंग इंटेलिजेंस एजन्सी फॉर शिवाजी महाराज. यस. तो राईट फ्रॉम प्लॅनिंग इज एस्केप फ्रॉम आग्रा, पन्हाळाचा वेढा तोडायचा, अगेन बहिर्जी नाईक वॉज द इंस्ट्रुमेंटल इन इट. So that is the first thing intelligence agency for the nation is supposed to do. मोसाद ने अब तक कौन कौन से खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. That 90 minutes raid on Entebbe. That's the most greatest example how a खुफिया एजेंसी अपने देश हित में कैसे कार्य कर सकती है. इसलिए मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, प्लीज रेस्पेक्ट पीपल हु वर्क फॉर द नेशन. देखो किस मिट्टी से बनते हैं, वो क्या चीज़ है, और उसके इंस्पिरेशन लेके उनके लायक बनने की कोशिश करो. हम जानना चाहेंगे कि रॉ के सक्सेसफुल ऑपरेशन कौन से हैं? Operation Successful में the very first of the operations where we have to give credit to RAW, 1971. The creation of Bangladesh? Its aim is to damage the whole educational pranali of India. उनका ओपन कहना है कि हिंदुइज्म द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, सो द हिंदुइज्म शुड बी फिनिश्ड. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही खतरनाक वाला होने वाला है, क्योंकि ये जो परिस्थिति अभी जो है पूरे जग में, सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और वो चीज़ है इंटेलिजेंस. तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं और दो ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने बहुत ही खतरनाक वाले कारनामे करके दिखाए हैं ऑफ कोर्स, और वो दो एजेंसीज हैं इजराइल की मोसाद एंड भारत की RNAW, जिसे रॉ भी बोलते हैं. और आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है कोमोडोर श्रीकांत देशमुख. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. आपने मुझे पुनः आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. और दूसरी चीज़ है कि आपने जैसे कहा मोसाद और रॉ, ये हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं ये ख़तरनाक कारनामे करती है, लेकिन यदि आप मुझे परमिशन देंगे तो ये दोनों एजेंसियाँ देश हित में बनाई गई थी. तो किसी और के लिए उनके कारनामे ख़तरनाक ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मोसाद इज़राइल के लिए और रॉ भारत के लिए जो कार्य करता है वो देश हित में कार्य होता है. एग्जैक्टली. तो हमारे जो नागरिक है उन्होंने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉ इज़ अ वेरी नेशनलिस्टिक एजेंसी which has been created and has been working for the national good and the national security. And the most important thing is RAW works behind the scenes, so people do not know. Exactly. So मेरा ये ख्याल है कि आपका जो आज का पॉडकास्ट है लोगों को रॉ के बारे में कुछ जानकारी देगा, और हमारे जो प्रेक्षक हैं वो रॉ के जो अधिकारी है या सैनिक है उनके प्रति आदर की भावना रख पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ. यही हमारा एक्चुअली दैट्स आवर पर्पस ऑफ मेकिंग दिस पॉडकास्ट. एंड सर, मेरा पहला सवाल जो मैं हर गेस्ट को पूछता हूँ, हाउ आर यू डूइंग? It's absolutely fine, and I'm grateful to your channel that you are picking up the topics which are of the national relevance, और इनका राष्ट्रीय सुरक्षितता से बहुत गहरा ताल्लुकात है. और आजकल का ज़माना, जैसे मैंने पिछले टाइम भी कहा था, कि हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए हैं और जो कोई भी फॉरवर्ड आता है, कुछ होता है, उसकी बिना जांच पड़ताल किए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं. ये हमारे देश सुरक्षितता के लिए खतरा बन सकता है. तो आपका चैनल का ये जो प्रयास है कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे, और मैं एक कदम आगे बढ़ के आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की हमारी जो यंगर जनरेशन है, आप ज़रूर प्रयास करें कि ये जो आपके पॉडकास्ट है यंगर जनरेशन के पास बहुत ज़रूर पहुँचे, और उनमें राष्ट्रीयता, दैट इज नेशनल स्पिरिट, और राष्ट्र के प्रति समर्पितता का निर्माण हो. ये यदि आपके पॉडकास्ट के थ्रू आप कर पाए
तो एक माजी सैनिक होते हैं नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच मैक्सिमम यूथ। सो शुरू करें सर? जी सर, पहला सवाल है, किसी भी देश को किसी भी सीक्रेट सर्विस की ज़रूरत क्यों होती है? बचपन से हम लोग 007 जेम्स बॉन्ड का नाम सुनते आए हैं और उनके कारनामे देखने में हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो जेम्स बॉन्ड करते थे वो तो पर्दे पे होता था और उनका भी काम यही था जो एक खुफिया एजेंसी ने करना चाहिए कि देश को खतरे से बचाना। लेकिन कोई भी एक खुफिया एजेंसी जो होती है वही जेम्स बॉन्ड का कार्य करती है, लेकिन वो पर्दे पे नहीं आ सकते। तो कोई भी देश के लिए कोई भी खुफिया एजेंसी का होना इसलिए ज़रूरी होता है। ये पुरातन काल से भी हम बात करेंगे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे पास में राज्य चल रहा था और शिवाजी महाराज ने जो हमारी राज्य प्रणाली थी कई दुश्मनों को टक्कर दे के, यानी वो मुगलों के प्रति तक टक्कर दे पा रहे थे। बीजापुर साम्राज्य के साथ उनकी टक्कर चलती थी, अंग्रेज़ों के साथ भी उन्होंने झंडा गाड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब कोई राज्यकर्ता ऐसे कारनामे करता है और देश हित में कार्य करता है, यदि तुम्हारे शत्रु की खुफिया जानकारी आपके पास में नहीं हो तो फिर हमारी रणनीति को बनाना या फिर हमारा जो कोई ऑपरेशन है उसको प्लान करना ये आसान नहीं होता है। तो पहला कार्य जो कोई खुफिया एजेंसी करती है वो देश हित में आगे आने वाले समय में 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल तक क्या मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास इनपुट आने चाहिए वो इनपुट खुफिया एजेंसी के थ्रू आते हैं। यदि उदाहरण पर तौर कहूँ मैं, बहिर्जी नाइक उनका ही वॉज रनिंग इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर शिवाजी महाराज। यस। तो राइट फ्रॉम प्लॅनिंग इज एस्केप फ्रॉम आग्रा, पन्हाळ्याचा वेढा तोडायचा, अगेन बहिर्जी नाईक वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन इट. So that is the first thing intelligence agency for the nation is supposed to do. अब एक ये है कि हमने जैसे कहा कि शिवाजी महाराज के काल में ये चल रहा था, लेकिन वो ज़माना और आज का ज़माना इसमें बहुत फ़र्क है। शिवाजी महाराज के ज़माने में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मास मीडिया नहीं था, मगर अभी मास मीडिया के कारण क्या होता है, अभी कोई भी चीज़ हो, भड़काऊ चीज़ें कोई लोग करते हैं या कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना चाहती है, तो मास मीडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन इतने तेज़ी से फैलती है, जिसको हम कहेंगे भी कोई जंगल में आग लग जाए और हवा के कारण वो आग जैसे फैलती है, हज़ारों एकड़ की लैंड वो भस्मसात कर सकती है। आज का मास मीडिया वही काम करता है, भड़काऊ वृत्ति के वीडियो डालना या कोई ऐसी न्यूज़ डालकर खतरे पैदा करना, ये उसका उद्देश्य होता है। तो खुफिया एजेंसी का ये भी काम होता है कि ये जो लोग भड़काऊ काम करते हैं या भड़काऊ कार्रवाई करती है, उनको उनकी जानकारी सरकार को देकर उनके ऊपर नियंत्रण रखना, ये भी दूसरा कार्य खुफिया एजेंसी को करना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये भी होती है, कोई भी देश हो, अब हमारा मित्र राष्ट्र है या हमारा शत्रु राष्ट्र है, तो उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि पाकिस्तान और भारत, तो हम दोनों के इसमें जो शत्रुत्व की भावना है या कोई वितुष्ट है ऐसे हम कहें, तो आगे वाले चलने में देश जब प्रगति करता है तो पाकिस्तान कोई नई प्रणालियाँ लाएगा, कुछ ऐसी प्रणालियाँ लाएगा कि जिसके कारण हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि कहो कि पाकिस्तान को चाइना ने आधुनिक फ्रिगेट दिए हैं, आधुनिक विमान दिए हुए हैं, जिसको आप JF-17 कह सकते हो। तो यदि खुफिया जानकारी द्वारा ये प्रणालियाँ या इनका नॉलेज हमारे सरकार तक या हमारे आर्मी हेडक्वार्टर्स तक नहीं पहुँचे, यानी डिफेंस हेडक्वार्टर्स तक, तो हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, राइट? सो ये भी जानकारी उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है कि जैसे पाकिस्तान का कहना है कि भाई आई विल मेक इंडिया सफ़र बाय 1000 cuts, yes, एंड दे डू इट।
तो खुफिया एजेंसी का ये कार्य भी होता है कि आतंकवादी कार्रवाई जो लोग कुछ करते हैं उनके अगेंस्ट जानकारी फिर हमारे जो कोई नियंत्रण प्रणालियाँ होती है जिसमें आतंकवाद को हम ख़त्म करना चाहेंगे, उसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत काम होता है। आगे चलकर ये भी मैं कहूँगा, एक तो टेररिज्म हो गया, बट वी हैव टू लर्न अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ टेररिज्म एंड व्हाट इज़ नक्सलिज्म। These two things are different. Naxalism came up from the point because I have been deprived for so long, so I will fight for my rights. But there are ways for fighting my rights. I can fight peacefully. I can negotiate with the government to get what I want. But is the Naxalism is a matter of internal security? मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी भी रही। तो जब हम खुफिया एजेंसी की बात करते हैं तो हमें बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती है, अंदरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती है। अभी हम क्या कर रहे थे कि किसी देश को इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों चाहिए, फिर उसमें बाहरी भी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राइट। तो नक्सलिज्म जब कोई आता है तो वो इंटरनल एजेंसी का काम होता है। लेकिन नक्सलिज्म को यदि कनाडा, मैं नाम के तौर ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कनाडा से फंड आता है। भाई नक्सलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनाडा से फंड आ रहा है, या फिर चीन से फंड आ रहा है, या पाकिस्तान से फंड आ रहा है, तो उसकी जानकारी कौन देगा? अंदरूनी जो मेरी खुफिया एजेंसी वो नहीं कर पाएगी। तो मेरी बाहरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये खुफिया जानकारी मेरे सरकार को देनी पड़ेगी, ताकि मेरी अंदरूनी एजेंसी और बाहरी एजेंसी दोनों इकट्ठा काम कर सकें। इसलिए मैंने ये पॉइंट सबके सामने रखा कि लोगों को ये पता चले कि भाई सीआई और एफबीआई हो वो अलग है, या फिर हमारे पास में हमारा नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी ओन सीबीआई है या है। इन सभी एजेंसियों को ये सारे ही काम जो मैंने पहलू बताए उनके ऊपर फोकस करना होता है और आपस में तालमेल जो रखना होता है वो जरूरी है। राइट। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा yes absolutely amazing beautifully sir. I mean it same like as I said in my last podcast कि it's like a onion, आप जितना छिलते जाओ उतने और इसके layers निकलते जाएंगे। So moving on to the next question कि हम आज जब मोसाद और रॉ पर बातचीत करेंगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम मोसाद और आगे जाएंगे तब हम बात करेंगे RNW की। सो मेरा सवाल है कि जो मोसाद की जो स्थापना थी वो कैसे हुई और क्यों हुई? इसका प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा हम इतिहास में झांके तो समझने में आसानी होगी। इजराइल जो है वो देश बनने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि बहुत सारे जगह की जो जगह है या कोई राष्ट्र है वहाँ से काफ़ी सारे जूस जो थे वो प्रस्तावित हो चुके थे। प्रस्तावित में जैसे जर्मनी से कई सारे लोग बाहर निकाले गए, इवन रशिया से भी कई सारे लोग बाहर निकाले गए, और कुछ जू लोग भारत में भी हैं और वो राष्ट्रहित में बहुत सारा काम भी करते हैं। जूस अमेरिका में भी है, यानी सारे ही जग में जो इनको निष्कासित किया गया था कि उनको माइग्रेशन करने के लिए मजबूर किया गया था। तो जब ये लोग जगह जगह पे बस गए तब कहीं ये धारणा आई थी भाई इन लोगों के लिए कोई एक राष्ट्र या कुछ जगह इनके लिए नॉमिनेट करना ज़रूरी होगा। तो जैसे अंग्रेजी प्रणाली थी या अंग्रेजी राज्य था, उनके ये धारणा थी कि भाई जूस लोगों के लिए कोई एक राज्य प्रस्तावित किया जाए, और उसमें कई सारे तरह से ब्रिटिश ने इनको राज्य देने की कार्रवाई वो कर सकते थे। लेकिन मैं दुख के साथ ये कहता हूँ कि उनकी ब्रिटिशर्स की नीति यही रही है, डिवाइड एंड रूल। तो कहने के तौर पर जैसे उसने पाकिस्तान बनाया था, तो कोई ऐसी जोग्राफिकल प्रणाली के बनाते कि पाकिस्तान एक जगह होता और भारत अपने जगह होता, लेकिन वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान आ गया, वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान आ गया और बीच में हम फंस गए। वैसे ही उन्होंने एक चालबाजी जो कुछ करी जब वो अपना इजराइल उन्होंने प्रस्तापित किया, और ये मैं 1950s की बात कर रहा हूँ, तब वहाँ पे उन्होंने इजराइल को कहाँ फंसा दिया, एक तरफ फ़लस्तीनियन आ गए, दूसरी तरफ लाके गाज़ा पट्टी बस गई।
तो ये जो उनके प्रणालियाँ थी, तो इसके कारण क्या है, परपेचुअल इंस्टेबिलिटी, ये द करेक्ट वर्ड इफ आई कुड यूज। तो जब इज़राइल आ गया तो उसके एक बाजू में फ़लस्तीनी आ गए, दूसरी जगह गाज़ा पट्टी आ गई। और जूज है एक, तो बेसिकली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर गुड इकोनॉमिस्ट्स। All over the world, if you see, the Jew community has done, like Parsis, they do well for themselves because, first of all, they're dedicated to the nation, they're hardworking, and their aim is always to bring up their own community. यानी अपने कम्युनिटी के लिए भी वो कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कम्युनिटी, इसका मतलब ये नहीं कि पारसी लोग हैं वो पारसी कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं। पारसी कम्युनिटी इर्द गिर्द, जैसे आप नवसारी को, जहाँ पे रतन टाटा जी जहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कुछ अपने पूरे गांव का विकास करने की नहीं सोची, तो गुजरात का उत्थान करने का उनका विचार था। तो इस ऊपरी लेवल, यानी मैं कहूँ अपेक्स लेवल पे ये लोग सोचने की ताकत रखते हैं। जूस भी इसी तरह है। लेकिन जब जू प्रणाली में बैठ गए और उनके पास में समृद्ध होने की ताकत थी और हार्ड वर्किंग नेचर था, तो इर्द गिर्द के लोगों को लगने लगा कि भाई ये देश मेरे बीच में आके फंस गया तो मेरे को तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं किसी एक देश को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप कहो तो जिसको आप गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं, गल्फ कंट्रीज प्रॉबेबली फेल्ट बिट ऑफ थ्रेटन्ड। पैलेस्टीन तो ऑब्वियसली फेल्ट थ्रेटन्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड अदर पीपल ऑल्सो फेल्ट थ्रेटन्ड। तो मे बी इजराइल न्यू कि दैट इफ आई हैव टू सर्वाइव इन दिस होस्टाइल एटमॉस्फेयर, I have to be completely prepared economically, socially, and militarily. Now it is such a small country. The kind of resources which are required to create this kind of infrastructure is not a small thing. So you have to appreciate that these प्रणालियाँ ये जो कुछ थी ये 1950s में आना चालू हुआ। और जब बेन गुरियन वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर थे, he has gone through the very tough times. The nation was fledgling, the processes were set in place, and he was thinking that my nation should make a good progress and it should become a nation which people will acknowledge is one of the technologically proven nation. ये धारणा है इजराइल के पास में पहले के दिनों से चलती थी। So you mean to say कि इजराइल का फाउंडेशन जब हुआ, जो वो देश एग्जिस्टेंस में आया, उसी मोमेंट से वो अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उनको एग्जिस्टेंस में ही इन सर्कमस्टांसेस में लाके गया, दैट फ्रॉम डे वन दे हैव स्टार्टेड फेसिंग द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। दैट इज द इशू। फॉर एग्जांपल, व्हेन दे क्रिएटेड ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन रियलिटी इफ यू सी, द वेस्ट पाकिस्तान हैड टू फेस द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फ्रॉम द डे वन. Because you plucked people and you distributed them out, that most of the resources were lying in the East Pakistan and the West were deprived of the resources for the development. Right. Similarly, this existential crisis came for the Israel also. So going forward from this existential crisis, they certainly found out that if I do not have my own intelligence agency, which will keep me informed of my surroundings and what is happening in that, I'm going to be very difficult. So it is on this particular thing somewhere around 1949-50s. Okay. The then Prime Minister of Israel, Mr. Ben Gurion, he felt that I must have an agency which probably will help me out. But the most interesting thing what I want you to note. Yes, please. Mossad wasn't born as Mossad. Okay. Somewhere around 1949 and all that, when Mr. Ben Gurion felt that I must have an intelligence. So when Britishers was forming this Israel, in those formative years, they had another intelligence. Not exactly as the intelligence agency, okay, but some kind of an intelligence input agency was working under the British rule. So Mossad was born out of that thing. It was a part of it. Okay. In starting. Okay. But then Mr. Ben Gurion thought कि भाई ऐसा है
I cannot run as per the processes or these things which have been run, rather which have come in place during the British period. I must have a particular thing which will meet my own requirement, that means national requirements. So around 1949-50, that offshoot of that original agency is the one what became Mossad. But another interesting thing which I would अपने जो प्रेक्षक है उनको जानना ज़रूरी होगा कि 1949 में यदि मोसाद का जन्म हुआ, लेकिन कोई भी नए राज्य में जिसको हम टीथिंग ट्रबल कहते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, तब की सामाजिक परिस्थितियाँ, इसमें मोसाद हैड टू फेस सो मच ऑफ ट्रबल एंड द बेन ग्यूरन हैज टू फेस सो मच ऑफ ट्रबल आउट ऑफ इट दैट इट टुक 1951 फॉर मोसाद बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड इन एक्चुअलिटी. सो देखिए, कोई भी प्रगत देश हो, चीफ प्राइम मिनिस्टर की खुद की अपनी धारणा है, फिर भी उन्हें इतनी तकलीफ़ें सहने पड़ी कि जब अपना मोसाद आए. तो आप ये मुझे बताएं कि जब हम अपने भारत में सरकार को हम दोष देते हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकता है, तो इजराइल जैसे छोटे देश में प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रगल करना पड़ा कि मोसाद आए. तो भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलता है, उस देश को चलाना कोई आसान चीज नहीं होती. तो हमारा नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हमारे सरकार की जो डिफ़िकल्टीज है उसको भी हम समझें, और हम नागरिक करके सरकार के साथ खड़े हुए. तो बाहरी तौर पर आप सरकार को सपोर्ट करते हो, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी आपके सरकार के कारण आप लाओगे, तो हमारी खुफिया एजेंसियों पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप कम करोगे, और मेरा अंदरूनी रिफ्ट कम हो गया तो मेरी बाहरी एजेंसी को काम करना बहुत आसान हो जाएगा. तो ये नागरिकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई खुफिया एजेंसी का काम क्या होता है और उनका लाइफ मैं कैसे सही बना सकता हूँ. ये मैं अब हम इंटरनल डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसमें बाहरी एजेंसी भी इन्वॉल्व होती है, अंदरूनी भी इन्वॉल्व होती है. आप देखेंगे कि मोसाद के प्रति इजराइल के नागरिकों को एक जो विश्वास है, उनका एक सॉलिड सपोर्ट मोसाद के पीछे हमेशा खड़ा होता है. और माफ़ करिएगा लेकिन एक कुछ मैं कहूँगा, मोसाद को जाके कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपने वहाँ जाके ये कार्रवाई की थी, उसका प्रूफ जरा मेरे को ला के दीजिए. ये जो हमारी धारणा है, अब ये कितपत सही है, इस पर हमारे दर्शकों ने विचार करने की ज़रूरत है. और ऐसे जो कुछ लोग होते हैं या कुछ एजेंसीज होती है कि हमारे देश हित की कार्य को जो अपोज करते हैं या उसमें बाधा डालने का कार्य करते हैं, उनको अपनी जगह दिखाने का काम सिर्फ हमारे नागरिक ही कर सकते हैं. तो ये माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि खुफिया एजेंसी अपना कार्य करती है तो नागरिकों का भी उतना ही दायित्व बनता है कि उनको अपना कार्य करने के लिए सपोर्ट करें. Right. ये मैसेज मैं देना चाहता था. एग्जैक्टली. और अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर लोगों का भी सपोर्ट उस खुफिया एजेंसी को है तो वो अच्छे से अच्छे कारनामे करके या फिर बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस वो कैरी आउट कर सकते हैं. तो अगर ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर हम आपसे मोसाद ने अब तक कौन कौन से खतरनाक ऑपरेशंस किए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, जैसे आपने कहा कि नागरिकों ने सपोर्ट किया, तो खुफिया एजेंसी का बल कैसे बढ़ता है. अब इसमें दो प्रणालियाँ होती हैं. टेररिज्म may not have a caste or a religion, but the terrorist certainly has got a caste and the religion. This is the differentiation what I want हमारे जो प्रेक्षक है उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. टेररिज्म may not have a religion. हम जो सुडो सेकुलरिस्ट कहते हैं वो हमेशा कहते हैं कि टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है. लेकिन उसमें एक फ़र्क है, टेररिस्ट की तो जात भी होती है और धर्म भी होता है. इसमें अगर मैं कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो होता क्या है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यदि हमारे ही लोग
अब वो कौन कौन है, हिंदू है या कौन दूसरा कौम है, क्या, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे ही लोग पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट को खुफिया जगह दिखा के उनको भारत में ले आएंगे, अपने घर में उनको पनाह देंगे, उनको शस्त्र पुरौठा करेंगे या उनको पैसा देंगे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, उनको हमारे मिलिट्री के कुछ फ़ोटो जाके भेज देंगे। तो प्रॉब्लम है ना, जितना टेररिस्ट का उसमें गुनाह है वैसे उतना ही गुनाह उसको जो सपोर्ट करा उसका भी है। राइट। तो ये मेरा जो कहना है कि भाई नागरिक अपने खुफिया एजेंसी सपोर्ट कर सकती है। राइट। तो मेरा कहना ये है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करने के बदले यही खुफिया जानकारी मेरे खुफिया एजेंसी को देंगे कि भाई इस मार्ग से टेररिस्ट आ रहे हैं, इस जगह उनके शस्त्र का साठा है, इन एजेंसियों से उनको पैसा मिलता है, ये लोग उनको अपने घर में छुपा के रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि टेररिज्म इस देश से उखाड़ने में हमको बहुत मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये उदाहरण के साथ मैं देना चाहता हूँ, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कई सारी चीज़ें नज़रअंदाज करने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ये सब चाहिए चले तो भले ही मेरे नेबर के घर में आग लग जाए तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के ज़माने में मेरे नेबर का कुछ बिगड़ गया तो मेरे पे उसका परिणाम नहीं होगा, ये सोच एकदम गलत है। अब युद्ध के परिणाम आप देख रहे हो, युद्ध कहाँ चल रहा है? कुछ हज़ारों मील हमसे दूर युद्ध चल रहा है, हुर्मुज़ खाड़ी में चल रहा है, ईरान में चल रहा है। क्या उसके परिणाम आप पर नहीं हुए? हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी, इतने में भी सरकार अपने जहाँ निकालने में कैसी मदद मिल रही है उसको। तो इसका कारण है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ, उसका सही नॉलेज हमको मिलना चाहिए। उस नॉलेज पे बेस पे हमने क्या करना है, कौन सी प्रणाली यूज़ करनी है, उसका निर्णय होता है। तो जैसे ही पहले क्वेश्चन में मैंने कहा कि सरकार के निर्णय यदि मजबूत होने हैं तो मेरा इंटेलिजेंस भी उतना मजबूत होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न दैट नागरिकों का उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकार को अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए। ये सारी प्रणालियाँ इकट्ठी जब आती है तभी आपकी खुफिया एजेंसी पावरफुल बन सकती है और कार्य कर सकती है। तो मैं मोसाड और इसमें जाने से पहले मुझे ये लगा बिल्कुल कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कहे कि भाई ये खुफिया एजेंसी तो पर्दे के पीछे काम करती है, मैं उनको क्या हेल्प कर सकता हूँ। राइट। तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा विस्तार से बताया ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर सकते हैं। राइट। तब जब हम मोसाद की तरफ आएंगे, मोसाद को पहले से ही पता था कि मेरा जो माई एम और माई मिशन is going to be ensure that Israel's existential crisis should be controlled. Should be controlled, not over. You cannot, कोई भी प्रणाली को आप ख़त्म करना चाहोगे तो ये नामुमकिन होता है। मीन्स वी आर नॉट गॉड्स, गॉड इज ओनली वन। वो कहता भाई मोहिनी के रूप में आके मैं भस्मासुर को ख़त्म कर दूँ लेकिन वी आर नॉट दी गॉड्स। तो मैं ये कर सकता हूँ, मोहिनी को पिंजरे में बंद करके रख सकता हूँ ताकि उसका प्रभाव हो वो कम हो जाए। मैं ये उदाहरण के तौर पर मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि भाई मेरे देश को जो खतरे हैं, तो माय मेन मोटिव फॉर द मोसाड हैज ऑलवेज बीन टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ Israel. Right. Unless my national interests are projected, then my national interests are, I got economic interests. यानी मेरा जो दूसरे देश से व्यापार चलता है या कि मैं कहीं से एनर्जी मेरा तेल आता है या मेरा और कुछ उनके साथ अच्छे संबंध है, तो कोई ऐसे कर सकता है कि मेरे और अफ़गानिस्तान, एक उदाहरण तो कि मेरे और अफ़गानिस्तान में संबंध खराब होने चाहिए, तो क्या करेंगे, किसी अफ़गानिस्तान ओरिजिन के कोई बिगड़े दिमाग के व्यक्ति को पकड़ के ला के उसको पैसा दे के कुछ कार्रवाई भारत में कर देंगे और उसको बोलेंगे भाई अफ़गानिस्तानी वाले हैं। राइट। तो क्या होगा, भारत के लोग कहेंगे भाई भागो, अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दो। अब एक आदमी से अफ़गानिस्तान नहीं बनता है, अफ़गानिस्तान की सरकार है, उनकी कुछ प्रणालियाँ हैं, उन प्रणालियों के साथ मेरा कैसे बर्ताव है, ये सारी चीज़ें हमको अपेक्स में देखनी पड़ती हैं। राइट।
तो हमें ये कोई नहीं कह सकता कि भाई हमने सिंदूर 4 दिन के लिए किया और बाद में बंद क्यों कर दिया। इसके कुछ विचारधाराएं होती हैं। तो कोई भी खुफिया एजेंसी होती है, उनको ये काम करने पड़ते हैं, और मोसाद इसके लिए जाना जाता है कि वो कभी क्या बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन में काम नहीं करती है। राइट। शुरू से ही देश हित में मेरे को काम करना है, ये उनकी धारणा रही है और उसी धारणा पे वो काम करते हैं। ओके। तो इनके आप कहो कि भाई कितने सफल उदाहरण हैं कि मोसाड के जो कोई सक्सेस है तो ये पर्दे के पीछे कार्य चलता है, तो कोई इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन 2 जो उदाहरण जग के सामने रखना चाहिए। एक तो पुराने ज़माने में हम 60s की बात करें तो सीरिया में काफ़ी तकलीफ़ें चल रही थी और इजराइल को सीरिया से काफ़ी सारा प्रॉब्लम होने वाला था। तो मोसाद ने यही डिसाइड किया कि भाई कुछ करना है तो मुझे सीरिया के प्रणाली में घुसना पड़ेगा, पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। तो एली का जो उदाहरण है एली कोहेन, तो उनका उदाहरण देना चाहूँगा। वो इतने खुफिया तरीके से उनकी प्रणाली में घुस गए कि उनकी कोई भी प्रणाली हो, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो या उनकी कोई प्रणालियाँ हो या डिफेंस से रिलेटेड उनका कोई हो, सारी ही इसकी जानकारी इजराइल के पास आती थी। जस्ट इमेजिन द प्रोवेस ऑफ अ सिंगल पर्सन हु कुड डू दिस। सी हिज डेडिकेशन। He is living continuously under fear that I can be exposed anytime, I can be killed anytime. Exactly. Despite this fear, you see the nationalism in the heart of that man. मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सो जो खुफिया एजेंसी का जो आप बोलते हो सक्सेस होता है, एजेंसी का सक्सेस तो होता है, बट द एजेंसी सक्सेस इज ओड to the operators of that agency who fight against the excesses which are against the nation at the cost of their life. Their lives. Yes. तो मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे लोगों ने खुफिया एजेंसी का आदर करना सीखना चाहिए। इसका कारण यह है, तो एली कोहेन से जो कुछ भी उनको मिली खुफिया जानकारी, अनफॉर्चुनेटली एली वॉज कॉट and he was openly hanged, and unfortunately his body was never ever handed over to Israel. But today Eli becomes a role model for the people in Israel. He is honored today as a hero. जैसे कि हमारे रविंद्र कौशिक जी थे। Yes. So ये मोसाद का एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और एली कोहेन ने जो कोई जानकारी इनको दी, उस जानकारियों पर सीरिया पे काबू करना इजराइल का बहुत आसान हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ मोसाड विच वी कैन ओपनली एक्नॉलेज। सेकेंडली, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑपरेशंस ऑफ मोसाड इज दैट 90 minutes raid on Entebbe. That's the most ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हाउ अ खुफिया एजेंसी अपने देश हित में कैसे कार्य कर सकती है। जब वो एरोप्लेन हाईजैक होकर टेररिस्ट ने उसको धमकियाँ देनी चालू करी और एंटेबी एयरपोर्ट पे उनको कब्जे में रखा गया, खुफिया तरीके से अंदर जाना, एयरपोर्ट की ऑपरेटिंग प्रणाली के अंदर घुस के अपने शत्रु के पीछे जाके खड़े होना, खड़े होकर जो लोग वहाँ पे ये थे कब्जे में थे, अब उनकी मनोधारणा को संभालते हुए उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे और वो लोग मेरे तरफ आके मुझे मदद करेंगे, ऐसी उनकी धारणा बनाना, और ये सब करते हुए जिन लोगों ने इसका अपहरण किया था उनको अंधेरे में रखना, ये कार्य कोई कठपुतली नचाने का काम और नहीं वो भी है। सिर्फ 90 minutes में। In 90 minutes, it's not an easy thing, but Mossad did it. Hats off to those people who, at the peril of their own life, managed to rescue those 100 and whatever people were there safely out of that. And it is one of the classic examples which should be a case study for any of the Exactly. खुफिया agency.
यहाँ पर मैं एक दो चीज़ रखना चाहूँगा. सो बेसिकली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनटीबी इज़राइल की तरफ से सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई और उनका नाम था योनाथन नेतन्याहू, जो कि भाई थे बेंजामिन नेतन्याहू के. इट वॉज देयर ओनली कैजुअलिटी ड्यूरिंग द एनटीबी ऑपरेशन. और दूसरा नाम है जिन्होंने ये ऑपरेशन पूरा प्लान किया, उनका नाम यहाँ पर बोलना बहुत ही ज़रूरी है और उनका नाम था जनरल मोशे दायान. उनकी एक आँख थी नहीं तो वो हमेशा पट्टी लगाकर घूमते थे, बट ही वॉज द मैन हु एक्चुअली डिजाइन द होल ऑपरेशन. मतलब उनकी टीम थी बट ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट. आई रियली अप्रिशिएट योर इनपुट्स हियर, क्योंकि मेरा यहाँ बोलने का था कि ऑपरेशंस की जो सक्सेस थे वो ऑपरेशन लाना. तो कई ऑपरेशंस के डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ तो एक टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पे आ जाता है, तो हम हमारे करेक्शन को समझ में आ जाएगा कि मैं चाहूँ भी, क्योंकि कहो तो मैं एक पूरा एपिसोड एनटीबी ऑपरेशन पे कर सकता हूँ. करेंगे. ओके. So what I was trying to say that this was the one of the most successful operation which can be a case study for everybody. Then जब हम सक्सेस कहते हैं तो देश हित में सक्सेस होते हैं, लेकिन कोई भी एजेंसी है हमेशा कोई सक्सेस की ऊंचाई पर नहीं रह सकती है. तो उनकी कुछ असफलताएं भी रही हुई है, लेकिन असफलताओं की तरफ जाने से पहले और एक ऑपरेशन को मैं यहाँ पे आपको उद्धृत करना चाहूँगा. जब ईरानियन में उनके हिजबुल्लाह का जो चलता है कि ईरान का कहना है कि हिजबुल्लाह मुझे मेरे खुद के रक्षा करने के लिए मेरी मदद करती है. अब मैंने जैसे कहा कि कोई भी देश है तो उसका अपने देश हित में कुछ भी करने का जो हक है उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा. वंस अगेन इंडिया डजंट सपोर्ट टेररिज्म इज़ माई क्लियर कट स्टेटमेंट. लेकिन जो कोई इजराइल का सपोर्ट ईरान का सपोर्ट हिजबुल्लाह का हो, वो एक उनके अंदरूनी बात है. तो ये हिजबुल्लाह को इजराइल टेररिस्ट मानता है, क्योंकि उनका कहना है वो हम पे मिसाइल दागते हैं, ये करते हैं वो करते हैं वैसे. तो ये हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटर्स थे उनके साथ में जो मोबाइल फ़ोन थे, मोसाद को सीरियसली मैं तो सैल्यूट करूँगा कि कई ज़माने पहले वो मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में जाने से पहले उन्होंने कैसा ही ऑपरेशन प्लान किया कि उन मोबाइल फोन में विस्फोटक लगा दिए जाए ताकि कल जाके कोई मेरे को प्रॉब्लम हो, राइट, तो मैं एक ही झटके में ये पूरी की पूरी प्रणाली खत्म कर दूं. वो अभी पेजर अटैक जो हुआ वही. सो द पेजर अटैक, दैट्स a most important example of how an intelligence agency must work in the interest of the national security. तो जैसे मैंने कहा कि कुछ सक्सेस होते हैं तो उसकी असफलताएं भी होती है, और असफलता मैं यहाँ मोसाड को कम दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. ये असफलताएं हम इसलिए बताते हैं कि इनसे सीख लेके हम अगले टाइम में ये गलती नहीं करें. ये सीख लेने के लिए असफलताओं को बताया जाता है. तो उनकी पहली असफलताएं तो हम यदि बोलना चाहे तो 7 अक्टूबर का जो हमला मैं उस पर आने वाला था अभी. तो कैसे उसकी जानकारी मोसाड को नहीं मिली, इसका एक कारण है ओवर डिपेंडेंस ऑन दी हाई टेक इक्विपमेंट. एंड उन्होंने उसमें से ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इनके ऊपर से ध्यान हटने के कारण ओवर डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी ने मोसाड को पता नहीं चल पाया. और दूसरी एक चीज़ है कि जो लोग गाज़ा पट्टी से काम करने के लिए अंदर आते थे तो शायद उनके अंदरूनी खुफिया एजेंसी ने ये शायद नज़रअंदाज कर दिया कि इन लोगों से भी हमें धोखा पैदा हो सकता है. तो भारत के लिए हम कहें कि भाई जो लोग हमारे पास में काम करने आते हैं, फिर बांग्लादेश से आ रहे हो, कहीं और से आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों से धोखा है, लेकिन उनके भेस में कौन स्पाई आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, इसका तो खुफिया एजेंसी का काम तो बढ़ता ही है ना कि भाई क्या उनसे धोखा हो सकता है. तो पहला फेल्यूर तो ऑब्वियसली 7th of October हैज बीन, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी विल लर्न फ्रॉम लेसन, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर इवन इंडिया ऑल्सो.
सेकेंडली, जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ तो एज आई सेड दिस ईरान वॉर वाज द एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज फार द इजराइल इज कंसर्न। तो शायद इजराइल का मानना था कि भाई मैं मिसाइल दाग दूंगा, मैं पूरी उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दूंगा, तो शायद ईरान आके घुटने पे टेकेगा, मेरे साथ नाम निकलेगा और एक हफ्ते में मैं सारा ख़त्म कर दूंगा। तो शायद वहाँ से जो कुछ खुफिया जानकारी आनी थी कि भाई ईरान की इसके तरफ से क्या प्रिपरेशन है, उनका रेजिलियंस क्या है, वो किस हद तक जाके लड़ सकते हैं, तो शायद हो सकता है। और इसका जैसे मैंने कहा कोई खुफिया का जानकारी, कोई प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इन ऑपरेशन से हम सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे उनकी जानकारी थोड़ी कम पड़ गई हो, और अभी व्हाट वी से वी हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ एन इम्पास। नाइदर यू कैन गो फॉरवर्ड नॉर यू कैन कम बैक। राइट राइट, यानी बीच में ही कहीं फंसे। यानी चूहा ना तो बिल्ली निगल पा रही है, ना चूहे को मुंह से बाहर फेंक पा रही है। एंड इट्स अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन अ वेरी डायनामिक ग्लोबल पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। इससे भी मोसाड सीखेगा, और मोसाड ही नहीं, CIA भी सीखेगी और हम भी सीखेंगे। हम भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मोसाड को मेरा सलाम, ये एजेंसी राष्ट्र हित में बहुत अच्छा कार्य करती है और अपने जान के बाजी पे खेलती है। तो उनको, मैं तो एक फौजी हूँ, तो कोई भी यूनिफॉर्म में रहा हुआ आदमी देश हित में कार्य करता है तो हम उसकी जाबाजी देखते हैं, उसकी देश के प्रति निष्ठा देखते हैं, उसका अपने राष्ट्र ध्वज का उसका प्रेम देखते हैं, और राष्ट्र के नमक के तरफ उसकी कमिटमेंट हम देखते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि मोसाड को मैं सैल्यूट करता हूँ, तो ये सारी प्रणालियों को मेरा सैल्यूट होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरी भी कोई खुफिया एजेंसी होगी, ये 4 चीज़ें बताई, मेरे भी खुफिया एजेंसी लोग ये चारों चीज़ों की तरफ अपनी प्राण की बाजी लगाते हैं। Exactly. तो उनकी भी मेरा सलाम है। आई सिंसियरली होप Mossad will learn lessons, and from those learned lessons they will be able to find amicable way out of this Iran-Israel war. Absolutely. And whole world will go toward the peace and prosperity. एब्सोल्युटली। यहाँ पर सर ना मैं एक्चुअली ईरान को भी सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो करेज एंड जो रेजिलियंस यहाँ पर दिखाया है ना, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। एंड मतलब वो भी लोग ऐसे हैं, दे आर बॉर्न वॉरियर्स। उनका जो इतिहास है, अगर हम उसमें झांक कर देखें, बहुत बड़े बड़े वॉर्स उन्होंने किए हैं और जीते भी। So if I want to take you back, can we discuss and talk something about Mr. David Ben-Gurion? I thought Mr. David Ben-Gurion became the prime minister of the nation very difficult I believe he was the first prime minister of Israel. He was the first prime minister. And that was once again somewhere in 1950s, early 50s we are talking about. So Mr. Ben-Gurion was a good politician, a very good leader who always led the nation from the front. And it was very difficult time for him because the nation was being formed. Most of the processes, etc., were being dictated by the British when the whole thing was being created. He was well aware of the problems which will be created for him by the Palestinians. He also knew that on the other side of it, he has to face something which will be coming from the Gaza region. And his own administrative processes, his own, जिसको राज्य प्रणाली हम कहें, it wasn't ready. It was a new nation. It's exactly like India when we became independent. There was no process. We devoted towards creating those processes. Today जहाँ लाके आज एक democratic government इंडिया में सक्षम तरीके से कार्य करता है, लेकिन ये कोई in the day one when I got my independence, we were not that. We became republic in 1950s. Right. 3-4 साल लगते हैं. That's was the exactly situation for Mr. Ben-Gurion also. That when he took over the nation, when he became the first prime minister, these are all the things which you are facing. And restricted resources, because right in the day one nation is not prosperous. Within the given resources to run the country, give the confidence to the Israeli people that you are safe now, I will be doing everything to make Israel prosperous. All these things, imagine the kind of operative difficulties that gentleman must have faced.
Yeah. Despite that, he has done a wonderful job of stabilizing a country from the teething trouble in those days. And when he faced all these problems, that is how he realized that he needed a powerful intelligence agency which will give him the prowess, the knowledge, the intelligence inputs to take what we call the optimized decisions. We have to try and understand this. Once again, appeal to our viewers that no government can take absolutely correct decision, because the imponderables which are available onto the government's neck when you take a decision, the 99% of the times any government has to take an optimized decision. That means I do my SWOT analysis, and if I do the cost benefits analysis, my benefits outweigh the cost. इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको एंटीबायोटिक देता है. Yes. अब वो एंटीबायोटिक आपके स्टमक को खराब कर सकता है, आपको हो सकता है लूज मोशंस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है. लेकिन डॉक्टर क्यों आपको दे रहा है? वो कहता है 80% आपको इसका फायदा होगा और 20% आपको उससे नुकसान होगा. तो गवर्नमेंट के डिसीजन आपको लेना है. इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ बीट रादर स्वीट एंड बिटर पिल, कि दैट इट विल डू 80% गुड, but there will be some 20% left out. There will be some consequences. Right. So ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट डिसीजन से 10% लोगों को ऐसा हो गया वैसा हो गया. For general good, some cost will always be paid, whether it is Israel or it is India. Right. So on that principle, hats off to Mr. Ben-Gurion, that in those difficult times he brought up this country, he stabilized the country and ensured that it becomes one of the good technocratically powerful country on the earth, who is well acknowledged and feared by many. And that's how he brought up Mossad, and today we know what Mossad is. Absolutely. It's a total history. Absolutely. सर, अभी मोसाद की तो बात हो गई, अब हमारे प्यारे RNAW की बात करें. अभी हम अपने भारत की तरफ आते हैं, तो हमें भी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत तो पड़ती है. मैंने पहले बताया कि खुफिया एजेंसी ज़रूरत क्यों होती है. सो स्पेशली यहाँ पर भारत को रॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका भी क्या कारण थे? जब हम 1947 में इंडिपेंडेंस हमारा मिला, जैसे मैंने कहा कि ना तो हमारे पास कोई प्रणालियाँ थी, ना कोई था. सो जो कोई भी मॉडल जिसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे थे, इट वॉज द बेसिक ब्रिटिश मॉडल. Even today, most of the processes and all that what we use are the British processes, and we work on them. Now we are doing the de-westernization, and in some extent the de-westernization is required. मैंने जैसे भी मेरे लास्ट एपिसोड में कहा था कि डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न प्रणाली में ये चीज़ चलती है इसलिए वो चीज़ मैं भारत में लाऊं तो वो उतनी इफेक्टिव होगी. ऐसे नहीं होता है. वंस अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल. यदि एक मरीज डॉक्टर के पास गया और उसने एक्स एंटीबायोटिक उस मरीज को दिया और वो मरीज ठीक हो गया, वो डॉक्टर ये नहीं कह सकता यही एंटीबायोटिक मैं वाई मरीज को दे दूं तो को वाई मरीज को भी उतना ही उसका फायदा होगा. It depends on the symptoms. Giving antibiotics is modernization. Yes. But taking a decision and saying that the same pill will work equally on X and Y is westernization. It depends on the symptoms. So you have to take a differentiation between modernization and the westernization. That's my point. So when we took the whole British pranali and all that, और उस जमाने में भारत चीन गले लगते थे, भाई हिंदी चीनी भाई भाई का उस जमाना था, and we paid a heavy price for that हिंदी चीनी भाई भाई. The whole brigades have been wiped out of it, and it's an unfortunate thing that the responsibility for the failure has been given on the defense officers who literally fought and laid down their life for it, when in reality it was the failure of administration. I'm sorry to say so. Once again, I'm not blaming anybody. मैं एक फौजी हूँ, तो हम तो कौन सी भी चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि भाई हमें कुछ उसमें से सीख मिले. Right. So we learned from that. So blaming administrative failure being put onto the neck of defense officers is absolutely unwarranted thing, because you are
creating a situation where the morale of your entire troops can be downed. We are fortunate that our defense forces were resilient enough to come out of that debacle. And today, all the armed forces of Indian armed forces are the ones which are acknowledged to be one of the best armed forces in the Yes. world. लेकिन उससे जब जाते हैं हम, एक 1965 की वॉर जब हुई चाइना पाकिस्तान के पाकिस्तान के 62 was the China. चाइना ओके 65 is the Pakistan and India. जब वो वॉर हुआ, the situation had come that Pakistan had no ammunition left at all. Americans had put a ban on the supply of weapons to Pakistan that time. और उनकी हालत ऐसी खस्ता थी कि यदि हमारी सेना चल के जाती तो मे बी 1965 would have been a watershed moment in the Indian history that there would have been no Pakistan on the earth. लेकिन they had no ammunition. Fact that they had no supplies, there was the ban. This intelligence input was unfortunately not available. And the cost of that we are paying even to date. This is what was realized by the administrators, and that is how we felt the need वाओ why there should be the intelligence agency in India. Being raw and suffering from my rawness of having no intelligence, I have created a powerful raw which supports me today. One raw led to a good raw. गुड रॉ वेल अभी हमने रॉ की थोड़े से इतिहास की बात की और अब उसकी स्थापना के बारे में हम बात कर रहे थे वो कैसे उसका जैसे फाउंडेशन किसने रचा क्या हुआ मोसाद की स्थापना में जो बिन गुरन में करी थी, it was the Prime Minister's initiative. We have a similar in it. ओह रियली We also have the support from the administration in creating RAW. Mr. Kao, who is Janak of RAW, मिस्टर रामेश्वर नाथ काव he is the father. He had the confidence of Mrs. Indira Gandhi. Now, whether she belongs to Congress, whether she belongs to XYZ party is not my point at all. But as an administrator, my salute to that lady's administration, yes absolutely her forethought, and in reality, she was one of the iron ladies of the world. ओह यस Margaret Thatcher and Indira Gandhi मैं इस and पर- the Germans. पूरा सहमत हूँ आपसे So she felt the need that I must create an agency which will give me all that kind of. That's how RAW came to. Now, when the RAW came to birth, again we were in the same situation like Mossad. What are the processes? Who will man the RAW? यस How I will run the RAW? How will I train this? So all these things, Mr. Kao, hats off to him. He is the man who struggled from the scratch to build this organization. To an extent today, RAW is an acclaimed intelligence force in the world. All processes have been brought on board. Recruitment policies have been decided. Training policies have been decided. And I'm not saying okay, others have not contributed to the RAW. बगर जो ज्याला आपण चिऱ्याची वीट म्हणतो आणि चिऱ्याच्या विटेवर आपला इमला उभा राहतो, ती चिऱ्याची वीट दिसत नाही कधीच. राइट पण लेकिन जो आपकी फाउंडेशनल ब्रिक होती है, उस ब्रिक पे जब जो इमला खड़ा रहता है, सिराची ब्रिक मतलब फाउंडेशनल ब्रिक मैं यहाँ पर ये मेंशन Yeah. करना चाहूँगा so we should never ever forget that foundational brick. And as far as RAW is concerned, Mr. Kao is that foundational brick on which the whole महल उसका जो आज खड़ा है, और मैं उनकी स्मृति को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ. एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग और उनको भी लोग उनका एक नाम था जो कि उनको आई बिलीव ब्रिटिश के उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने दिया था एंड द नेम वाज वेरी ब्यूटीफुल अ जेंटलमैन स्पाई. Mr. Kao was not a spy in a traditional definition of a spy. He did what he did because he saw what India suffered.
and whether his own mentality was toward the spy or खतरनाक काम आप जिसको कहते हो, whether his mentality was that or not, he was the greatest nationalist Indian, and he took on the responsibility of creating the wrong. So the gentleman spy truly believed that if I want to protect my nation, I have to do something which could be doing harm later on. It's exactly like the man who made the nuclear bomb, Nagasaki Hirosaki. उसका डिजाइनर था, he suffered a very painful death. Because the Oppenheimer. guilt conscious आप में जो आता है, Oppenheimer. he died a very painful death because that guilt never went from him. So maybe काश आपको भी कभी न कभी अपने इसमें लगा होगा कि यार मैंने ये करा हुआ है, 90% उससे फ़ायदा मेरे देश को है, लेकिन 10% की कॉस्ट तो कोई पे कर रहा है. Exactly. Because not because what he did was wrong, but because he is sending his own Indian people into the harm's way. That is the regret which any spy agency will ever have. And as a man of defense forces, I also carry some regrets even today. Yes, absolutely. और अगर बात करें, मतलब सर रोंगटे खड़े हो गए मेरे. बट सर अगर बात करें कि RNAW की, तो उनके जो अधिकारी है या फिर उनके जो रिक्रूटर्स हैं वो कैसे चुने जाते हैं? We operate little bit differently than the other intelligence agencies of the world. There is nothing called a raw cadre, and there is no something called a recruitment directly through UPSC or something like that. So maybe you are recruited as the IPS cadre, or you are recruited in one of the defense armed forces, or you are one of the what we call the auxiliary forces, paramilitary forces. It is absolutely important that you join one of these through the selection processes, wherein a lot of the background checks on you are already done, and you are through the pipeline. क्योंकि होता है कि जब मेरे को डिफेंस में बंदा चाहिए तो एक उसकी जो धारणा होनी चाहिए, उसका मानसिक बल जिसको कहते हैं, देन उसकी प्रणालियाँ कि भाई प्रेशर में मैं टूटूंगा नहीं. इसका मतलब ये नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं फौजी हूँ, मुझे डर लगता है. और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, फौज में जब आप काम करते हो, आपको डर जब लगता है, वो it's God's gift, because you know that I am human first. But I put my faith in the God, I put faith in my training processes, I put faith in the people who are standing with me, I put my faith in the seniors I have. That faith propels me forward to take the risk which I calculated. See, you have to see this mind build-up of a person who is committed to do something for the national welfare. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ सैनिक ही देश सेवा करता है, फार्मर भी देश सेवा करता है, इंडस्ट्रियल्स भी करता है, टीचर भी करता है, ये मान्य है. Yes. लेकिन जब आप संकट में अपने आप को झोंकते हो, when you walk into the path of danger, the mentality which is required for that is entirely different than the civil services. Once again, I'm not demeaning the civil services, but people must understand difference that क्या the है? mental makeup which is required to be an armed forces officer or IPS or whatever it may be is entirely different than what you require Yes. to be into the other services. So once you are trained in the service, you are put in 3-4 years of the service, then you are entitled to apply for the recruitment in RAW. That's the first requirement. Thereafter, the complete checks are run on you, whether you are suitable for the job, whether your mentality suits the ethos, whether you are made of that metal which is required to be the raw operative, and whether you are the person who can take it that I am doing something at the peril of my life for the nation, which will never be acknowledged, and there never be a Paramveer Chakra pinned on my chest. Now imagine,
you are doing all these things. फौज में है, मैं कार्य करता हूँ, उसका रिकग्निशन होता है. But this man who joins RAW, right on the day when he accepts, my work will never be acknowledged. Plausible. Or going a step forward, if he is caught unfortunately in a foreign nation, Plausible denial. even he will not be acknowledged to the operator. Imagine what, ये किस मिट्टी से बनते हैं. इसलिए मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, प्लीज रिस्पेक्ट पीपल हु वर्क फॉर द नेशन. देखो किस मिट्टी से बनते हैं, वो क्या चीज़ है, और उसके इंस्पिरेशन लेके उनके लायक बनने की कोशिश करो. आई एम नॉट सेइंग यू गो एंड सैक्रिफाइस द लाइफ लाइक दे हैव डन, but please make yourself worthy of the sacrifices of those people. That's what my request to the people who are watching this episode. एब्सोल्युटली. सो सर, हाँ, हमने अभी देख लिया कि उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह कैसे होती है और किस मिट्टी से वो बने हैं, पर वो किस मिट्टी से बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए, राइट? तो वो ट्रेनिंग कैसे होती है? जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आर्म फोर्सेस, हमारे एलिट फोर्सेस हैं, कमांडो, द ट्रेनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेनिंग एंड सक्सेस रेट इज ऑल्सो लो. 100 लोग आए तो हो सकता है 30-35 लोग कमांडो करके पास आउट हो. मैं फौजी हूँ, मैं फिजिकल फिटनेस में हूँ, ये हूँ, लेकिन वो जो है बाकी 65 लोग शायद कमांडो के ट्रेनिंग के आखिरी तक नहीं पहुँच पाएंगे. इसका मतलब ये नहीं कि 65 लोग गए गुजरे हैं, बट द डिमांड्स विच आर देयर ऑन द कमांडोज आर सो मच स्ट्रिंजेंट. जैसे अमेरिकन सील्स कहते हो आप, या ब्रिटिश के आप एयर वॉरियर्स कहते हो, they are also go through the similar kind of training. Right. And our commandos are world acknowledged. But RAW के इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है. Commandos go, they do the silent operation, achieve the credit, achieve the operation and come back. But the RAW people are required to operate in a uncertain environment, keeping themselves below the radar. Maybe mixing themselves with the environment which is there so that they are not recognizable and they don't expose. The kind of mental tension which they carry 24/7, being away from the families, imagine the kind of stress that person may be having. Despite that, he goes and does the job for the nation. So इसकी जो एक ट्रेनिंग होती है, तो कोई उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ इंस्टीट्यूट दिल्ली के आसपास कहीं है, मैं नाम तो नहीं कहूँगा, यहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे है, कुछ बम्बई में है. तो बेसिक ट्रेनिंग शायद उनकी कहीं दिल्ली के इर्द गिर्द होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनकी बम्बई के पास होती है, और फील्ड ट्रेनिंग तो फील्ड ट्रेनिंग है. अब वो कहाँ कहाँ होती है, तो सारी भारत में तो यहाँ पे हमारे पास में डेजर्ट है, हिमालय है, साउथ में है, हमारे पास सीज है, सारा ही है, सब है हमारे पास. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. To make one person to be a very capable spy for the nation is a very costly affair. So it will be always an endeavor of a nation not to lose the spy, because it's the most valuable asset for the country. First of all, he brings the intelligence. Secondly, the kind of cost. ये कोई पुर्जा नहीं है कि मैं अरे यार ये गास्केट टूट गया तो मैं इमीडिएटली मेरे स्टोर से निकाल के गास्केट चेंज कर दूंगा. Takes 5-6 years to train a man at the humongous cost. This is what I want people to understand and appreciate. और मैं ये भी चाहूँगा कि ये सुनने के बाद में उनके कुछ इंस्पिरेशन आके some people will volunteer to join RAW despite of its perils. We will see, and I hope that हमारे देश में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो करना चाहेंगे. पर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अभी हमने बात की रिक्रूटमेंट की, उनके ट्रेनिंग की. अभी जो ट्रेनिंग वो जहाँ पर इम्प्लीमेंट करके ऑपरेशन सक्सेसफुल करते हैं, वैसे ऑपरेशन हम जानना चाहेंगे कि रॉ के सक्सेसफुल ऑपरेशन कौन से है? ऑपरेशन सक्सेसफुल में द वेरी फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशंस वेयर वी हैव टू गिव क्रेडिट टू रॉ 1971. द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. Yes.
यदि हमारे पास में पूरी जानकारी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रेडिट गोज टू द फील्ड मार्शल Manekshaw. There is absolutely no doubt. No doubt. No doubt. I'm not going to steal the credit from that finest of the defense officers who had a gumption to stand in front of the Prime Minister, say that, sorry, if you give me an order to march today, you can sack me, but I will not. But as I said, when anybody takes an optimized decisions, the inputs which come to me are very, very important. Right. Now, to give you the difference between the intelligence, so that I want people to understand. And once again, I'm not playing the blame game here. It is, we learn. If you see the IPKF operations, when we landed our brigade, our aim was to land the tanks, land the, the gun carriers, and then go forward. And the intelligence maps which were given to me, जब IPKF यानी we were fighting against the guerrillas, and when we were going, the map showed that I could take my tanks and my gun carriers forward. But when we actually landed, there were so many buildings that the tanks and this thing couldn't go. Maps were wrong. And hundreds and thousands soldiers were killed. This is intelligence failure. Why maps were not updated, why actual intelligence were not given are not the questions I'm going to debate. I'm talking on a principle how intelligence is important to take an optimized decision to achieve the objective of your operation. If intelligence doesn't back you, you had it. So 1971, whatever inputs were available, what was happening in and around the area and all that, was also part of an operation that we could take it to the culmination where it was in the interest of our nation. So that is one of the things. Then other name which obviously I have to take here is our National Security Advisor, Mr. Doval, who had the gumption to operate in Pakistan as a raw operative for 7 years in a disguise. So sir, इनके ऊपर हम आने वाले ये सवाल मैंने आखिरी के लिए बचा के रखा है. So that is another successful operation. So there are n number of operations which RAW has also done, wherein we have to give them a credit. But again, like Mossad, I said success है तो failure भी है. And failures are cited only because that we have to learn from them. Despite of having such an important and such a capable raw agency in India. And once again, this is my personal opinion as a defense officer. Right. What happened to the intelligence input during Kargil war? Okay, सर तो हम बात कर रहे थे कारगिल के इंटेलिजेंस फेलियर की. See, once again, we have to ask ourselves the question that if so much of incursion has happened through the Siachen area, because Kargil is one of the most sensitive region. If it gets connected with Siachen, and any of the country which takes charge of Kargil will have the whole control because of the height पे जो बैठा है वो control करता है. So I'm just saying, what was the intelligence failure and why it occurred? That was one of the stark example which comes to my mind. Secondly, China has always been onto the process of salami slicing. कि भाई करते करते कभी 4 किलोमीटर कभी कुछ. Once again, there is no blame. I am saying this episode as an intelligence input to learn that such failure do not occur later on. Yes, that time we were under a lockdown. We were under severe strain because of the COVID-19 pandemic. But a pandemic or a non-pandemic does not mean that my Khufia agency will not function. The pandemic should not paralyze the intelligence agencies. If that is the case, then why did Galwan happen? It's a question which we really need to ask ourselves. And I'm not saying that you hold the people accountable or you do go and something like that. At least we must learn the lessons internally and ensure that no Galwan happens once again. That's very important. Again, the question comes to mind, why did Pahalgam happen? Recent one. Why wasn't there intelligence to me? Why wasn't I known?
Or if Manipur is happening, Manipur is burning, why there are no intelligence inputs? Why is it happening? Exactly. So once again, I'm not the raw operative, but I see these problems on the surface. So the questions come to my mind, why? And I appeal to whosoever are in the control, or as we say, the power corridors of power. They will certainly, I'm sure they would have already must have taken the note, but they must take the note once again and ensure that the process are put in place, that such thing which put the lives of the innocent people or the lives of their own operatives at the greater risk, and create a problem for the national security. So I want we to learn to the lesson. That's all I would like to say. So RAW, I acknowledge to be one of the finest service, and my salute to them, because they are the ones पर्दे के पीछे बगैर रिकग्निशन के अपनी जान देने वाले जाबाज होते हैं. Absolutely. उनके जाबाज को मेरा सैल्यूट, और उनको मैं सक्सेस विश करना चाहूँगा, क्योंकि देयर सक्सेस इज गोइंग टू बी द सक्सेस ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड माय नेशन. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो सर, हम अभी आते आते अंत तक आ चुके हैं और कुछ 2-3 सवाल अभी भी बचे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि वो भी ये सवाल नहीं पूछे आपसे तो ये एपिसोड कंप्लीट ही नहीं होगा. तो एक्चुअली जैसे कि हमने बात की कि मोसाद के एक्चुअली 2 ऑपरेटर्स मुझे हमेशा याद आते हैं. पहला एली कोहेन, और दूसरा ऑपरेटिव का नाम है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, उनका नाम है माइकल हरारी, जिन्होंने बहुत ही फेमस ऑपरेशन का लीड किया था, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड. तो ये 2 फेमस ऑपरेटर्स है, पर हमारे आई एम वेरी श्योर कि RNAW में भी उतने ही जांबाज और शेरदिल ऑफिसर्स होंगे. तो आपके हिसाब से वो कौन है? जैसे पहले ही मैंने कहा था कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड आप कह रहे हो, देयर कैन बी अ टोटल एपिसोड ऑन दैट ऑपरेशन. तो जब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, टाइम का कंस्ट्रेंट मेरे को हमेशा खाता है, तो मैं चाहते हुए भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैंने स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन नहीं किए. कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने ऑपरेशन इन फ्यूचर ना, मैं अभी घर जाकर ना नोट्स लिखने वाला हूँ. सो मेरे हिसाब से अभी जो हमने डिस्कस किया ना, इसी डिस्कशन में 15 से 20 ऑपरेशन निकल कर आए. नहीं, आपकी बात वो सही है, इसलिए सम इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड टेक देम एज अ सब्जेक्ट फॉर अ पॉडकास्ट सेपरेटली. तो लेकिन जैसे वी एक्नॉलेज द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग विद मोसाद, and they were the really finest of the operators who have done great for their country. In our process also, we have to really acknowledge the contribution towards RAW and to the nation also. Mr. Kaum, means hats off to that man who really brought up this institution from the brick by brick. And believe me, that man must have spent days and days and nights to ensure that the processes were established for RAW. Hats off to him. And obviously, Madam Indira Gandhi, उन्होंने जिसको support दिया. Yes, absolutely. The support is required from the administration also. उनके अलावा मैंने जैसे कहा कि अपने करंट NA से अजीत डोभाल जी, he is also one of the finest operators of RAW. And जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, we were fortunate that we had a foreign minister like Jaishankar, Dr. Jaishankar. We are fortunate that we have got an NSA like Ajit Doval ji, who has operated himself down the below, so that what we call, जैसे कोई हार्ट सर्जन होता है और हार्ट की पूरी नलिया और वेन्स एंड ऑल दैट एवरीथिंग, यू नो, आई वुड कॉल अजीत डोभाल जी एज अ हार्ट रादर कार्डियक सर्जन फॉर द रॉ, कि ये नस न जानते हुए रग से वाकिफ है. And we are fortunate that he is the NSA, and I wish him all the success, because he also contributes towards the national security and safety quite a lot. But उनके अलावा भी शंकरन साहब थे, या अभी सिन्हा साहब हमारे नए जो उनके चीफ है उनके हैं. So there are n number of people who can be credited for the success of RAW. और मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूँगा कि कुछ नाम ऐसे होंगे जो हमें पता नहीं और वो कभी सामने नहीं आएंगे. सो जिनको हम अपने पार्लर्स में अननोन सोल्जर्स कहते हैं, मैं सैल्यूट टू दोज अननोन सोल्जर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स रॉ एंड द नेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी.
I think with this, we have covered most of the ground. यस बट एक आखिरी सवाल सर अभी भी बचा है और हमने पूरा एपिसोड डिस्कस किया और अगर हम अजीत डोभाल सर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे थोड़ा सा इन डिटेल तो आई बिलीव ये इस एपिसोड पर हमने किया हुआ अन्याय होगा। सो मेरा सवाल है कि सर आप अजीत डोभाल जी के बारे में कुछ बताओ। As I said, first of all, my salute to that personality. He is a very unique gentleman. I think probably not many people know that he comes from the IPS cadre. And from the IPS cadre, the first of the non-war medal, he is the one who has got that medal. So you can well imagine the prowess and the commitment of that gentleman. Other than that, he also volunteered for RAW. He was the operative himself. For seven years, he operated in the most hazardous conditions in Pakistan. Wow. He was also the 7 person, साल। I think, probably who can be credited with the operations, what happened during the problems with Amritsar or Golden Temple, etc., because it was a very delicate operation. And he is now the 5th chief of the 5th NSA. So he has not been put into the throne कि भाई मुंह में चम्मच था, चांदी का चम्मच था, इसलिए उनको वो सिंहासन पे बैठा गया है। नहीं, That man has earned that position. It's a well deserved. जो अपने घुटने को बल रेंगते हुए, वो अपना ब्लड जमीन पे गाड़ते हुए वो इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। So he is the finest gentleman who is capable NSA for us, and the nation must acknowledge what he has done, that gentleman done for us. And he is the one who understands the pulse, who has famously said, he said defense forces or intelligence forces can take care of nation. But we must understand the NGOs or the educational institutions or even the politicians जो बिके हुए हैं, I'm sorry, I'm using harsh word, जो बिके हुए हैं, जो परदेश से पैसा लेते हैं और ऐसे ऑपरेशंस करते हैं कि जो देश हित में ना हो. For example, there are institutions who want to push the agenda of Harvard and Oxford in India, and there is something called the critical caste theory. It started in America as the critical race theory. It has been converted into critical caste theory. And what's its aim? Its aim is to damage the whole educational pranali of India. उनका ओपन कहना है कि हिंदुइज्म द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, सो द हिंदुइज्म शुड बी फिनिश्ड. And they have said that the Indian family system is the most hazardous system in India. So हमारी कुटुंब प्रणाली को ही पूरा ख़त्म कर देना चाहिए. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत में मेरी शिक्षण प्रणाली और कुटुंब प्रणाली ख़त्म कर दो तो क्या बचेगा? You cannot import the. I explained the difference between the modernization and westernization. This is what I call the westernization, pseudo-secularism. What you do, you just don't care what happens to the national interest. So इनसे आप नहीं लड़ोगे तो it's going to be very difficult for this nation. And Doval ji has clearly pointed out this difference. Still, if we don't open our eyes as the Indian citizens, even Supreme Court has asked a question that when the terrorist case goes to the Supreme Court, how come suddenly Amnesty International's n number of NGOs come and fund the defense of a terrorist? Why the poor people who are suffering, who don't have the means to go and fight in Supreme Court? Exactly. Why no NGO comes and donates money and see that this thing is given? Yes, there are governmental organizations who support the poor, I agree. But why not these NGOs who go and tom-tom and protect the... what should I say? गरीब लोगों को वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? Right, exactly. These are the questions which we have to ask ourselves. So it's a very dangerous situation in India. So that's again, I come back to the main point which I started right in the beginning. You cannot say that it's only the government jobs or it is the RAW's job or it is National Investigation Agency's job to protect the nation. As a citizen of this country, it is my responsibility
that I also contribute towards. Yes, some people can volunteer for raw, but एटलीस्ट मैं चौकन्ना रह सकता हूँ. मेरे इर्द गिर्द यदि कुछ चीज़ें जो देश के हित में नहीं है, उसको मैं पुलिस को तो रिपोर्ट कर सकता At least आंखें हूँ. खुली लेकिन रखो आप. मेरी जो प्रणाली है कि भाई मैं पुलिस को बताऊंगा तो मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा या भाड़ में जाए यार. अरे आज रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट को हमारे पास में वीडियो बनाने का टाइम है, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना गमशन है. तो फिर देश हित के बाद तो कहाँ जाएंगे यार. वी हैव टू चेंज आवर सिविक सेंस. वी हैव टू बिकम मोर सिविल. You must understand an accident victim is an Indian, and the person who is doing the जो देश हित में कार्रवाई कर रहा है वो मेरे देश हित के अगेंस्ट है. So again, as a nationalist, as a citizen, it's my duty. So once again, I would like to appeal through your channel that let's be united, Indians. Yes. Let's do something for our country. Let India be the one of the powerful nation who will be acknowledged for its what we call the strategic autonomy, as a first responder for the disasters in the Indian Ocean and around areas, and a country which will be the best mediator and the best peacekeeper of the world, not only the region. Thank you so much for giving me this opportunity for speaking to you. God bless. Jai Hind. Yes. On this note, चलो अभी इस पॉडकास्ट का अंत करने का समय आ चुका है, और सर ने जो इनपुट्स आज दिए और जो हमने डिस्कशन किया वो बहुत ही, मतलब इसका वैल्यू मैं कर ही नहीं सकता. इट वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल. सो गाइज मैं चलो करता हूँ ऑन दिस नोट इस पॉडकास्ट का एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑफ कोर्स फिट ऋषि व्लॉग्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, Thank you so much. God bless.